ब्राह्मण हिंदू धर्म के 4 वर्णों में से सबसे उच्च माना जाता है। ब्राह्मणों का आदिकाल से शिक्षा के कारण समाज में काफी इज्जत और रुतबा था। आज उनकी स्थिति इतनी हीन कैसे हो गई? क्या कारण था कि आज सामाजिक असमानता और छुआछूत का कारण ब्राह्मणों को माना जाने लगा? क्या ब्राह्मणों को मिले विशेषाधिकार के कारण उन्हें हमेशा टारगेट किया जाने लगा, या फिर ब्राह्मण के साथ कोई राजनीति हुई? क्या ब्राह्मण को आज के युग का दलित माना जा सकता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मणों की उत्पत्ति विराट या ब्रह्म के मुख से कही गई है। अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह ये 6 कर्म ब्राह्मणों के कहे गए हैं। इसी से उन्हें पटकर्मा भी कहते हैं। ब्राह्मणों की ऊंची स्थिति की शुरुआत वैदिक काल के अंत में हुई, जब उत्तरी भारत में इंडो यूरोपियन बोलने वाले बसने लगे। उनके किए जाने वाले कार्यों के आधार पर समाज को विभाजित किया गया था। वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्गीकरण जन्म से तय नहीं होता था। पूजा एवं कर्म कांड करने वाले को ब्राह्मण, योद्धाओं को क्षत्रिय, व्यापारियों को वैश्य और श्रमिकों को शूद्र वर्ग में विभाजित किया गया था। कर्म के आधार पर वर्णों की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता था। मनुस्मृति के अध्याय 10 श्लोक 64 में वर्णित है, शूद्र ब्राह्मणतम एति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम, अर्थात शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण शूद्र। परंतु उत्तर वैदिक के उत्तरार्ध में वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाति व्यवस्था समाज में पनप गई। अब 4 वर्णों के जगह कई हजार जातियों में इंसान विभाजित हो गया, जैसा आज भी देखने को मिलता है। माना जाता है कि आर्यों के आगमन के साथ ही उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए जाति व्यवस्था अपनाई। परंतु जाति व्यवस्था के वास्तविक तिथि कहीं नहीं मिलता। जाति व्यवस्था के बाद समाज में छुआछूत की शुरुआत हुई, जो समाज को हमेशा कलंकित करती गई और जिसके कारण आज भी मानवता को शर्मसार होना पड़ता है। अधिकांश लोग इसके पीछे ब्राह्मण सत्ता का हाथ मानता है, पर आपको पता होगा कि तत्कालीन समय में विश्व के कई देशों में छुआछूत कई रूप में विद्यमान था। मानवों की खरीद फरोख्त अरब देशों में पनपी। गुलामी व्यवस्था पश्चिमी देशों में विद्यमान थी। उन देशों में ब्राह्मण तो नहीं था, तो ये कहना कि ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था बनाई काफी गलत होगा। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि अस्पृश्यता कम से कम 400 से है। आज संसार के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो अथवा आर्थिक, धार्मिक हो या सामाजिक, सर्वत्र अस्पृश्यता के दर्शन किए जा सकते हैं। छुआछूत और नस्लीय भेदभाव पर थॉमस रिजले ने एक अध्ययन प्रकाशित किया। रिजले के नस्ल और जाति के विचार आमतौर पर इंडो आर्यन सिद्धांत पर आधारित थे। उनके अनुसार जाति प्रणाली का उदय एक आर्यन विजय का परिणाम था। इस सिद्धांत में यह बताया गया कि विजयी जाति ने मूल निवासियों के साथ मिश्रण किया, जिससे विभिन्न नस्लीय समूह उत्पन्न हुए। रिजले का तर्क था कि जाति का सामाजिक स्थिति से गहरा संबंध है और इसने अस्पृश्यता के अवधारणा को जन्म दिया। परंतु कई अन्य ऐसे शोध से पता चला कि छुआछूत को बढ़ावा देने के पीछे औपनिवेशिक सत्ता का हाथ था। जब रिजले 1901 में भारतीय जनगणना के आयुक्त बने तो उन्होंने एक मानकीकृत जाति सर्वेक्षण शुरू किया। उन्होंने अस्पृश्य शूद्र की श्रेणी का परिचय दिया, जो ये दर्शाती थी कि ये जातियां इतनी अशुद्ध हैं कि उनका स्पर्श भी गंगा के पानी को अपवित्र कर सकता है। यह अवधारणा भारतीय जनसंख्या के एक विशेष समूह की पहचान के रूप में उभरी, जहां अशुद्धता और नस्लीय अधीनता एक साथ जुड़ गई। रिजले का कार्य आगे चलकर भारत में भविष्य की जनगणनाओं पर प्रभाव डालता रहा। 1911, 1921 और 1931 की जनगणनाएं उनके नस्लीय वर्गीकरण के सिद्धांतों का अनुसरण करती रहीं। इस समय दलितों की परिभाषा एक विवाद का कारण बन गई, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि इस श्रेणी में कौन आता है। घुरे ने इसका काफी गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने संस्कृत के साथ सामाजिक और जनजातीय सिद्धांतों को मिलाते हुए हिंदू धर्म और जाति की उत्पत्ति को समझने की कोशिश की। घुरे का ध्यान न केवल सांस्कृतिक विविधता पर था, बल्कि उन्होंने इसे एशियाई और अन्य प्राचीन संस्कृतियों के साथ भी जोड़ा। उनके अनुसार जाति प्रणाली का विकास उपनिवेशीय शासन के प्रभाव के परिणामस्वरूप हुआ और वे ब्रिटिश जनजातिविदों के कार्यों पर सवाल उठाते थे, जिनमें रिजले शामिल थे। घुरे ने अस्पृश्यता और जाति पर लिखते समय एक राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अस्पृश्यता को एक ऐसे मुद्दे के रूप में देखा जिसे उपनिवेशीय शासन के दौरान राजनीतिक रूप से तूल दिया गया। घुरे ने अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया, लेकिन उन्होंने दलितों को ऐसे समूहों के रूप में देखा जिनका सदस्यता जन्म के आधार पर होती है। उन्होंने जाति व्यवस्था की जड़ को ब्रिटिश शासन के साथ जोड़ा और कहा कि जाति की स्थिति को जनगणना ने राजनीतिक महत्व दिया। अंबेडकर के लेख शूद्र कौन थे और अछूत कौन थे और वे अछूत क्यों बने, इस विचार को और मजबूत करते हैं। अछूत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अंबेडकर ने अछूतता की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों से संवाद किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्टेनली राइस द्वारा प्रस्तावित परिकल्पना को खारिज कर दिया, जिसमें दलितों को प्रे द्रविडियन निवासी माना गया था। इसके बजाय अंबेडकर ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें दलित पूर्व के बौद्ध थे, जिन्हें हिंदू धर्म को अपनाने से इनकार करने के लिए अछूत माना गया था। ब्राह्मणों के उच्च प्रतिष्ठा और शिक्षा की परंपरा के कारण उन्होंने सांसारिक मामलों पर भी प्रभाव डाला।
हालांकि राजनीतिक शक्ति सामान्यतः योद्धा वर्ग के सदस्यों के पास होती थी, ब्राह्मण अक्सर शासक राजाओं के सलाहकार और मंत्री के रूप में कार्य करते थे। ब्रिटिश राज के दौरान ब्राह्मणों ने अपने बौद्धिक नेताओं के रूप में भूमिका बनाए रखी, शुरुआत में सरकारी सेवा में और बाद में स्वतंत्रता संग्राम में। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करना जारी रखा और केंद्रीय सरकार में प्रभुत्व बनाए रखा, लेकिन कई राज्यों में एक प्रतिक्रिया विकसित हुई। दक्षिण भारत में, जहां ब्राह्मण विशेष रूप से मजबूत थे, एक एंटी ब्राह्मण आंदोलन ने काफी ताकत हासिल की। हालांकि इसने उनके पारंपरिक स्थान को पुजारी के रूप में प्रभावित नहीं किया, जो मंदिरों और घरेलू अनुष्ठानों में सेवा करते हैं। ब्राह्मणों को 10 मुख्य भौगोलिक वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से 5 उत्तर से और 5 दक्षिण से संबंधित हैं। उत्तरी समूह में सरस्वती, गौड़, कन्नौज, मैथिल और उत्कल ब्राह्मण शामिल हैं, जबकि दक्षिणी समूह में महाराष्ट्र, आंध्र, द्रविड़, कर्नाटक और मलाबार ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को 74 वर्षों के भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में एक ऐसे समुदाय के रूप में देखा गया है जिसे नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया है, जबकि वे भारत की जनसंख्या का केवल 4% है। इसके मुकाबले मुस्लिम 14%, क्षत्रिय 20%, दलित और ओबीसी जैसे वर्गों की जनसंख्या लगभग 58% है। फिर भी ब्राह्मण को एक राक्षस के रूप में क्यों चित्रित किया जाता है? वह वास्तव में कैसे विशेषाधिकार प्राप्त है? उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश गांवों में दलितों का एक संघ होता है जो उन्हें गांवों में रोजगार दिलाने में मदद करता है, गौटिया बताते हैं। दिल्ली के पटेल नगर में 50% रिक्शा खींचने वाले ब्राह्मण हैं। बनारस में अधिकांश रिक्शा खींचने वाले भी ब्राह्मण हैं। कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह जी रहे हैं। कश्मीर घाटी के 4 लाख ब्राह्मण, जो कभी सम्मानित कश्मीरी पंडित थे, अब अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रहते हैं, कभी कभी जम्मू और दिल्ली में शरणार्थी शिविरों में भयानक परिस्थितियों में। उनका वोट बैंक नगण्य है। दक्षिण भारत में विभिन्न एजेंसियों द्वारा बताए गए ब्राह्मणों की स्थिति खुद बोलती है। आंध्र प्रदेश में घरेलू मदद और रसोइयों में 75% ब्राह्मण है। आंध्र प्रदेश के एक जिले में ब्राह्मण समुदाय के अध्ययन ब्राह्मणों की भारत द्वारा जे. राधाकृष्ण चुग पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित से पता चलता है कि आज सभी पुरोहित गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। क्या ब्राह्मण भारत के असली दलित हैं? वास्तव में ब्राह्मण छात्रों की संख्या में कुल गिरावट आई है। ब्राह्मणों की औसत आय गैर ब्राह्मणों से कम है और एक उच्च प्रतिशत ब्राह्मण छात्र इंटरमीडिएट स्तर पर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 60% सभी ब्राह्मण गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। प्रति व्यक्ति आय 650 रुपये प्रति माह से कम। विभिन्न समुदायों की प्रति व्यक्ति आय को कर्नाटक के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में बताए गए, जिसमें ईसाई 1562 रुपये, वोकलेगा 914 रुपये, मुसलमान 794 रुपये, अनुसूचित जातियां 680 रुपये, अनुसूचित जनजातियां 577 रुपये और ब्राह्मण 537 रुपये। लेकिन सरकारी नौकरियों और कानून तथा चिकित्सा जैसे आधुनिक व्यवसायों में गैर ब्राह्मणों के लिए प्राथमिकता नीतियों ने ब्राह्मणों को भी इन क्षेत्रों में पीछे धकेल दिया है। हम सब जानते हैं जाति को योग्यता पर हावी नहीं होना चाहिए। आज ब्राह्मणों का सबसे बड़ा प्रतिशत घरेलू सेवक के रूप में कार्यरत है। उनके बीच बेरोजगारी की दर 75% तक है। कई परिवार विभिन्न मंदिरों में पुरोहितों के रूप में सिर्फ 500 रुपये प्रति माह पर जीवित रह रहे हैं, एंडोमेंट्स विभाग के आंकड़े। तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर में एक पुरोहित का मासिक वेतन 300 रुपये है। जनगणना विभाग के अध्ययन और दैनिक भत्ता 1 माप के चावल का होता है। वहीं उसी मंदिर में सरकारी कर्मचारियों को 2500 रुपये से अधिक वेतन मिलता है। आधुनिक भारत का दुख यह है कि दलितों, ओबीसी और मुसलमानों के संयुक्त वोट किसी भी सरकार को चुनने के लिए पर्याप्त है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद जल्दी ही इसका लाभ उठाया, लेकिन शायद सोनिया गांधी की सरकार के अलावा कोई अन्य सरकार भारतीय समाज को वोटों के लिए इतनी निर्लजता से विभाजित नहीं किया। भारतीय सरकार मस्जिदों में इमामों के वेतन के लिए 1000 करोड़ रुपए 10 अरब रुपये और हज सब्सिडी के लिए 200 करोड़ रुपए 2 अरब रुपये देती है, लेकिन ब्राह्मणों और उच्च जातियों को ऐसी कोई सहायता उपलब्ध नहीं है। हम देखते हैं कि कैसे आरक्षण हिंदू समाज को तोड़ता है। एंटी ब्राह्मणिज्म का उदय अब और भी यह एंटी हिंदू सर्कलों में फल फूल रहा है। यह विशेष रूप से मार्क्सवादियों, मिशनरियों, मुसलमानों, पृथकतावादियों और विभिन्न रंगों के क्रिश्चियन समर्थित दलित आंदोलनों के बीच स्वागत योग्य है। जब वे ब्राह्मणों पर हमला करते हैं तो उनका लक्ष्य निस्संदेह हिंदू धर्म होता है। भारत में ब्राह्मणों के डिक्लाइन के कई कारण हैं, जिनमें शामिल है एंटी ब्राह्मणवाद एक ऐसा शब्द है जो जाति व्यवस्था के प्रति विरोध को दर्शाता है, जिसमें ब्राह्मणों को सामाजिक पदानुक्रम में शीर्ष पर रखा गया है। एंटी ब्राह्मणवाद का आधार उपनिवेश पूर्व के समय में है और इसे ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान ब्राह्मणों की भूमिका ने और बढ़ाया। प्राथमिक नीतियां स्वतंत्रता के बाद सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षिकी संस्थानों में निम्न जाति के भारतीयों को भरने के लिए नीतियां लागू की। यह ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और समान अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था। कुंठा ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान ब्राह्मणों की संपत्ति और ऊंचे स्थान ने निम्न जातियों और गैर हिंदू लोगों में कुंठा पैदा की।
ये कुंठा 1948 में एक ब्राह्मण द्वारा मोहनदास गांधी की हत्या से और बढ़ गई। आधुनिक पेशेविधि और चिकित्सा जैसे आधुनिक पेशों में गैर ब्राह्मणों के लिए प्राथमिक नीतियों ने ब्राह्मणों को इन क्षेत्रों में पीछे हटने पर मजबूर किया है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और शहरीकरण। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का फैलाव और बढ़ता शहरीकरण जाति के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर रहा है। एंटी ब्राह्मणवाद उस विरोध को संदर्भित करता है जो जाति आधारित प्रणाली के खिलाफ है, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। यह भावना प्री औपनिवेशिक भारत में जाति प्रणाली के खिलाफ विरोध के रूप में उभरी और उपनिवेशीय आलोचनाओं से प्रभावित हुई। 19वीं सदी में कुछ प्रोटेस्टेंट विचारकों ने ब्राह्मणवाद को भारतीय समाज में एक भ्रष्ट करने वाली ताकत के रूप में देखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और विभिन्न हिंदू सुधारकों ने इस आलोचना को जारी रखा, विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान ब्राह्मणों की विशेष स्थिति को चुनौती देते हुए। उनके तर्कों का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना और जाति प्रणाली के भीतर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए वकालत करना था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रीयता और तर्कवाद के आंदोलनों के साथ ब्राह्मणवाद के खिलाफ आलोचना ब्राह्मणों और निम्न जाति हिंदू समुदायों दोनों से आई। अंबेडकर और हिंदू सुधारकों ने इसी दिशा में आलोचना की। तमिलनाडु में ब्रिटिश शासन के आरंभ के साथ ब्राह्मणों की पारंपरिक स्थिति मजबूत हुई। उन्होंने शहरी जीवन शैली अपनाए और शहरी नौकरियों में एकाधिकार कर लिया। इसने ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच खाई को बढ़ाया, लेकिन विरोध भी तेजी से बढ़ा। 1916 में न्याय पार्टी के गठन के साथ एंटी ब्राह्मणवाद संगठित हुआ, जिसमें मुख्य रूप से गैर ब्राह्मण शामिल थे। 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार से निम्न जातियों में अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। 1920 में न्याय पार्टी के सत्ता में आने पर ब्राह्मणों ने सरकारी उच्च पदों का 70% हिस्सा संभाला। इसके बाद आरक्षण के माध्यम से गैर ब्राह्मणों को सरकारी नौकरियों में अवसर मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंटी ब्राह्मणवाद के प्रमुख समर्थक थे, जबकि पेरियारी वी रामासामी ने भी इसे बढ़ावा दिया। रामासामी ने ब्राह्मणवाद को छोड़ने का आह्वान किया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान भी दिए। 1957 में उन्होंने अपने अनुयायियों से ब्राह्मणों को मारने और उनके घरों को जलाने की अपील की। इससे भारत के प्रधानमंत्री ने तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री से इस मामले को तुरंत निपटाने का आग्रह किया। 1973 में द्रविडियन राष्ट्रीयता के नेताओं की तमिल ब्राह्मणों को मारने की अपील आज भी क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा गूंजती है। इस तरह हम देखते हैं कि ब्राह्मण आदिकाल से ही देश और समाज को शिक्षित करते आए हैं। समय के साथ औपनिवेशिक सत्ता, ईसाइयों द्वारा जो राजनीति हुई, उसका खामियाजा सिर्फ ब्राह्मण को भुगतना पड़ा। हिंदू धर्म के खिलाफ जो भी साजिश की गई, उसके सामने शील्ड की तरह ब्राह्मण खड़ा रहा। जहां तक भेदभाव की बात है, जब तक आर्थिक असमानता रहेगी, भेदभाव विद्यमान रहेगी। चाहे काले गोरे के बीच हो, उत्तर दक्षिण के बीच हो, बूढ़े जवान के बीच हो, जहां असमानता है वहां भेदभाव है। अब आपको सोचना है कि समानता के नाम पर, आरक्षण के नाम पर ब्राह्मणों के साथ भेदभाव करना क्या सही है? क्या उनको समाज में सिर्फ जाति के नाम पर वो सब नहीं मुहैया करवाना जो अन्य जातियों को मिलती है सही है? उनके बच्चे को शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी से वंचित करना सही है? या उनकी विद्वता का उपयोग करके देश और समाज को सुसज्जित नहीं किया जा सकता? आप लोग इस पर अपना मंतव्य जरूर दें एवं अच्छे कंटेंट प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।